परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, एक नई सुबह की शुरुआत के साथ नया सवेरा के एक और बहुत ही खास, बहुत ही विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आंचल। नमस्कार। शुक्रिया असीम और सुप्रभात आप सभी को। और जब हम खबरों की बात करते हैं तो आज हमारा फोकस नया सवेरा में रहेगा। जिस तरह से असीम आपने बताया कि प्रधानमंत्री आज रोजगार मेला, नए भर्ती हुए जो लोग हैं उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। तो देखिए, रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर उन तमाम लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो दूसरी अहम खबरें हैं, गुजरात चुनाव को लेकर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि वहां पे अब सिर्फ एक हफ्ते से कुछ ज्यादा दिन का वक्त रह गया है। तमाम जो पार्टियां हैं, बीजेपी के साथ साथ चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, तमाम पार्टियां अपने अपने वोटरों को लुभाने की कोशिशों में इन दिनों लगे हुए। बिल्कुल। और बात करें खेल की तो फीफा का खुमार सर चढ़कर बोल रहा है। हालांकि बहुत सी ऐसी टीम्स हैं जिनके जो प्रमुख प्लेयर्स इस बार नहीं खेल रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी क्या उनके बिना भी टीमें अच्छा परफॉर्म करती हैं या नहीं। और चलते चलते हम बात करेंगे ईफी की, क्योंकि ईफी के भी जो रंग हैं और हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, तो क्या कुछ, और इसके अलावा और भी बहुत सारी अहम खबरें जो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले के तहत लगभग 71,000 नए भर्ती हुए लोगों को नियुक्ति पत्र करेंगे वितरित। ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स कर्मयोगी मॉड्यूल का भी करेंगे शुभारंभ। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और वरिष्ठ नेता अमित शाह राज्य में करेंगे चुनावी रैलियां। अन्य पार्टियों के नेता भी प्रचार में जुटे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कंबोडिया की 2 दिवसीय यात्रा पर पहली भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की करेंगे सह अध्यक्षता। बैठक के दौरान भारत आसियान साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों का होगा ऐलान। इंडोनेशिया में भूकंप से 162 लोगों की मौत, सैकड़ों घायल, 13,000 से अधिक लोग विस्थापित। मलबे के नीचे फंसे लोगों की तलाश जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जताया दुख। खेल की खबरों में फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने ईरान को हराकर बड़ी जीत के साथ प्रतियोगिता का किया आगाज। वहीं सेनेगल को 2-0 से हराकर नीदरलैंड्स ने भी हासिल की पहली जीत। वेल्स ने अमेरिका के साथ खेला ड्रॉ। फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ग्रुप सी में सऊदी अरब के खिलाफ करेगी अभियान की शुरुआत। डेनमार्क का सामना ट्यूनीशिया के साथ, मैक्सिको और पोलैंड की टीम होंगी आमने सामने। वहीं गत विजेता फ्रांस के सामने होगी ऑस्ट्रेलिया की चुनौती। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज नेपियर में खेला जाएगा तीसरा और अंतिम T20 मुकाबला। सीरीज में 1-0 से आगे चल रही भारत की नजर मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने पर। तो नया सवेरा में सबसे पहले देख लेते हैं देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। और शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले रोजगार के मोर्चे से। अच्छी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले के तहत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 71,000 नवनियुक्त आवेदकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इस बार शिक्षक, व्याख्याता, नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर और अन्य तकनीकी और पैरामेडिकल पदों पर भी भर्ती की जा रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी शुभारंभ करेंगे। ये मॉड्यूल विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नए नियुक्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम है। रोजगार मेला रोजगार सृजन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है।
इससे पहले रोजगार मेले के तहत अक्टूबर में 75,000 से अधिक नवनियुक्त लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। तो रोजगार की दिशा में केंद्र सरकार का एक और बहुत ही बड़ा कदम, और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर ताजा अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। तो सुधाकर, जैसा कि हमने बीते दिनों भी देखा था, कई हजार नौकरियों के जो नियुक्ति पत्र है वो प्रधानमंत्री ने सौंपे थे, अलग अलग प्रोग्राम्स हुए थे तमाम राज्यों में। आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री अपने उस वादे को पूरा करते हुए कि हम इतने लाख रोजगार देंगे अपने युवाओं को, कैसे देखते हैं आज का दिन? बहुत महत्वपूर्ण और देखिए बहुत बड़ी सौगात युवाओं के लिए। 71,000 परिवारों के लिए एक तरह से कह सकते हैं सपने पूरे होने का दिन है आज। भविष्य बनने वाला है 71,000 परिवारों का, 71,000 युवाओं का, और निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण। देखिए पिछले महीने भी ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था, इस महीने भी, और मुझे लगता है कि एक तरह से हर महीने इस तरह के रोजगार मेलों के जरिए, और ये जो प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता है कि टाइम बाउंड तरीके से जो सरकारी तंत्र में अगर नौकरियां होती हैं तो उसका एक तरह से उसको एक नियत स्थान तक पहुंचाया जाए, उपलब्ध कराया जाए। हम जानते हैं कि एक वक्त वो भी था कि वर्षों वर्ष लगते थे, कुछ राज्यों में अभी भी ये इस तरह की स्थिति है। और देखिए सिर्फ केंद्र सरकार का सवाल नहीं, इसके साथ ही इस तरह के रोजगार मेले जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां भी और कई राज्यों में भी आयोजित किए जा रहे हैं, तो लाखों युवाओं को इससे फायदा हो रहा है। और बीते 7-8 वर्षों में देश में जिस तरह की व्यवस्थाएं बनी है, चाहे आज युवा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जरिए, चाहे स्टार्टअप के जरिए, चाहे मुद्रा लोन के जरिए, चाहे अन्य तरह से जो पूरी देश में एक तरह से क्षमताएं विकसित हो रही हैं, उसकी वजह से जो फायदा हो रहा है, उसमें साथ ही साथ ये युवा जो हम जानते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे आपका जो CAPF है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हो, या फिर खासतौर से टीचर्स की, लेक्चरर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, तो ये देश के लोगों की जिंदगी में नई सुविधाएं जोड़ने वाले हैं, ये देश सेवा में एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं। तो इस लिहाज से भी एक बहुत महत्वपूर्ण दिन आज कह सकते हैं। जी सुधाकर, अगर हम कर्मयोगी पोर्टल की बात करें तो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाले समय में ये पोर्टल? देखिए, ये PM मोदी का एक विजन था कि जो सरकारी सेवा में आते हैं उनकी भी एक तरह से रीस्किलिंग हो, अप स्किलिंग हो, उनको ट्रेनिंग जो एक तरह से ग्लोबल स्तर की, वैश्विक स्तर की ट्रेनिंग मिलती रहे, वो मोटिवेटेड रहे। हम जानते हैं कि नौकरी में आने के बाद और स्थितियों को देखने के कई बार लोग उस तरह से मोटिवेशन नहीं मिलता, तो वो मोटिवेटेड रहे, जिस सर्विस के लिए उनको चुना गया उसमें वो इनोवेट कर सके। इस मकसद के साथ आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म बनाया गया है, और उसमें उनके लिए खासतौर से उनके चाहे सर्विस रूल्स की बात हो, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनको किस तरह के ट्रेनिंग की जरूरत है, उनको किस तरह से मोटिवेट करके रखा जा सके, तो उस तरह की जो तमाम चीजें जो रीडिंग मटेरियल्स है, कोर्सेस हैं, वहां उनके लिए उपलब्ध है और बहुत महत्वपूर्ण है। ये उनकी जो पूरी सर्विस रहेगी उसमें वो ट्रेनिंग ले सकेंगे। तो ये जो प्रारंभ, जो नए आज लोगों को नौकरियां मिलेंगी और इस तरह के तमाम जो नए युवा आएंगे, तो उनके लिए ये कोर्स शुरू किया गया। लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जो मिडिल लेवल के जो एम्प्लॉय हैं या फिर जो सीनियर हैं, उन तमाम लोगों के लिए भी इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी सुविधाएं इस तरह के कोर्सेज की मौजूद है। और एक तरह से नया वर्क कल्चर जो PM मोदी बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें रूल बेस्ड अप्रोच की बजाय रोल बेस्ड अप्रोच पर ज्यादा जोर है, तो उस मकसद के साथ इस कोर्स को लॉन्च किया जा रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण फायदा आने वाले समय में इसका दिखने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, तो काफ़ी अहम रोजगार के मोर्चे पर, लेकिन अब बात कर लेते हैं रोजगार से इतर कुछ सियासत से जुड़ी खबरों की, और बात करते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए, जहां चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया। इस चरण में 1 दिसंबर को मतदान होगा। सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा गुजरात में 4 जनसभाएं करेंगे। JP नड्डा शहेरा, चाणस्मा, सिद्धपुर और निकोल सीट क्षेत्र में जनसभा करेंगे। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह बनासकांठा,
देसा और अहमदाबाद में जनसभाएं करेंगे। और गुजरात चुनाव के पहले दौर की वोटिंग में अब सिर्फ 9 दिन ही बाकी हैं। ऐसे में सभी दल पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में जुटे हुए हैं। कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्य में 2 रैलियां की, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अपनी पार्टी के लिए राज्य में माहौल बनाते हुए नजर आए। भगवंत मान ने उमरगाम में एक रोड शो कर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राजनीतिक दलों पर हमला किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने नगर निगम चुनाव लड़ रहे 11 विद्रोही उम्मीदवारों को पार्टी से निलंबित कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी ने अनुशासनहीनता का हवाला देते हुए इन्हें 6 वर्ष के लिए पार्टी से हटाया। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड्स के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 7 दिसंबर को की जाएगी। और दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी पर बीजेपी की तरफ से लगातार वीडियो हमले किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया गया है। उस वीडियो में भीड़ गुलाब सिंह की जमकर पिटाई कर रही है। उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने एमसीडी चुनाव में टिकट बेचने का काम किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और कंबोडिया के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जनरल सेमडेक पिचे सेना TEA बाना के साथ बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट में कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को जो विस्तार दिया गया है उसकी समीक्षा की गई है। दोनों नेताओं ने कंबोडिया के प्राचीन अंकोर वाट मंदिर को परस्पर ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक भी बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कंबोडिया की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस और भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में वो भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज पहली भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक होगी। वहीं कल आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों को वो संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री कंबोडिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। ADML प्लस और भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के अलावा रक्षा मंत्री भाग लेने वाले देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ भी द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। वार्ता के दौरान राजनाथ सिंह रक्षा सहयोग मामलों और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। कंबोडिया ADMM प्लस के अध्यक्ष के रूप में 9वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी कर रहा है। भारत आसियान संबंधों को 30 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में भारत और कंबोडिया पहली बार भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान भारत आसियान साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों की घोषणा की भी योजना है। और आइए नजर डालते हैं कि क्या है आसियान। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एक क्षेत्रीय संगठन है। आसियान जो कि अलग अलग पड़ोसियों को आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक साथ एक मंच पर लाता है, लेकिन समूह का प्रभाव सीमित रहता है। ये 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। आसियान देशों की कुल आबादी 66.2 करोड़ है और संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP 3.2 ट्रिलियन डॉलर है। इस समूह ने एशियाई आर्थिक एकीकरण में एक केंद्रीय भूमिका निभाई है। ADMM प्लस में 10 आसियान सदस्य देशों के अलावा भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूसी संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कजाकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए कासिम जोमाट तोकायेव को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को सुदृढ़ बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने पर राष्ट्रपति कासिम जोमाट तोकायेव को बधाइयां।
अपनी द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मैं उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है नया सवेरा में। और अब बात करें काशी तमिल संगमम की, जिसमें शामिल होने के लिए तमिलनाडु से मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। काशी तमिल संगमम के लिए रेलवे ने विशेष तौर पर इंतजाम किए हैं। इस पर IRCTC के क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत सिन्हा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र ने। हम जानना चाहेंगे, सुकुत पहला जब लोगों का जत्था आया तो खुद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी वहां पर मौजूद थे। किस तरीके से लोगों के आवागमन और आतिथ्य की व्यवस्था है? देखिए, ये काफ़ी व्यापक स्तर पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और जैसा कि आपको ज्ञात है कि ये शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। काशी और तमिल इस कल्चर को, इन कल्चर के बीच में जो समानता है उसको बेसिकली दिखाने का एक मौका इसके माध्यम से दिया जा रहा है। IIT चेन्नई के माध्यम से कुल 2592 लोगों को चयनित किया गया है और ये लोग जो हैं समाज के विभिन्न वर्ग के लोग हैं। समूहों के आने के लिए कैसे आतिथ्य की व्यवस्था है, कैसे रहने के इंतजाम है? डे 1 को उनका जब अराइवल होता है उसके बाद 2 दिन काशी की धरती पे उनका भ्रमण कराया जाता है और काशी में जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं जो यहाँ की सांस्कृतिक विविधता को परिलक्षित करते हैं उनको देखने का मौका दिया जाता है। साथ ही गंगा आरती जो बनारस की एक पहचान है, उसे क्रूज़ पे जो अलकनंदा और मंदाकिनी क्रूज़ यहाँ पे है, उन क्रूज़ पे बेसिकली सवार होकर उस आरती को देखने का मौका दिया जाता है। सुब्रमण्यम भारती जी का घर है जिसको कि म्यूजियम में तब्दील किया हुआ है, उसे देखने का मौका मिलता है। शंकराचार्य का जो मठ है उसे देखने का मौका मिलता है। और इसके साथ ही आप जब 2 दिन की यात्रा अपनी पूरी करते हैं बनारस में, इसके बाद आप प्रयागराज के लिए इस यात्रा के माध्यम से पहुंचते हैं। फिर यात्रा आगे अयोध्या के लिए बढ़ती है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के साथ बाकी जो मंदिर हैं, हनुमान गढ़ी है, कनक भवन है, इनके दर्शन कराए जाते हैं और उसके बाद चौथे दिन रात्रि में उनकी यात्रा वापस हो जाती है। अगला जो समूह आ रहा है या अलग आने वाले जो अन्य समूह हैं, उनमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे? पहले समूह में छात्र लोग आए थे, छात्रों का प्रतिनिधित्व था। दूसरे समूह में आर्टिजन्स आ रहे हैं और इसी तरीके से अगले समूह में बिजनेसमैन आएंगे, एंटरप्रेन्योर्स आएंगे। उसके अगले समूहों में स्पिरिचुअल लोग आएंगे, जो टेंपल से जुड़े लोग हैं वो लोग आएंगे और इस तरह से समाज के विभिन्न वर्गों को अलग अलग समूहों में उनको यहाँ पे भेजा जा रहा है। यात्रा यहाँ आने वाले लोगों के लिए यादगार रहे, इसके लिए खास इंतजाम आप लोगों के रहने और आतिथ्य के क्या क्या इंतजाम और सुरक्षा के? देखिए, यहाँ पे जो इंतजामात हैं इनके लिए इनके रहने की अच्छी सुविधाएं होटलों में की गई है और खाने पीने के लिए इनकी अपनी संस्कृति और खान पान के हिसाब से खान पान इनको प्रोवाइड किया जा रहा है। बेहतर सुविधाएं होती हैं, उसके माध्यम से उनको पहुंचाते हैं वहाँ। काशी की जो संस्कृति है, इसके बीच जो पहचान है, इसके बीच जो संबंध है, उसको पुनर्स्थापित किया जा सके और बेहतर तरीके से जागृत किया जा सके। 12 समूह आएंगे, 200 से ज़्यादा व्यक्तियों के, जिसमें सभी वर्ग के, समाज के सभी वर्ग के लोग शामिल होंगे। निश्चित तौर से ये काशी तमिल संगमम एक ऐसा आयोजन है जो हमारे सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करता ही है और साथ ही साथ ऐसे खास इंतजाम किए गए हैं कि हर प्रतिनिधि मंडल को ये यात्रा आजीवन अविस्मरणीय रहे। कैमरा पर्सन संदीप मूर्ति के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, DD न्यूज़, काशी। महाराष्ट्र फिल्म में स्टेज एंड कल्चरल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अविनाश ढाकने से हमारी संवाददाता श्वेला निगार ने खास बातचीत की है इसी के मौके पर। और इसी दौरान डॉक्टर अविनाश ढाकने ने कहा कि आज फिल्म निर्देशन कुछ लोगों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि अब कोई भी इंसान फिल्म का निर्देशन कर सकता है। उन्होंने कहा कि फिल्म से जुड़े कार्यों में अब नए लोगों के लिए भी कई रास्ते खुले हैं। डॉक्टर अविनाश ढाकने ने कहा कि आज फिल्म बनाने से महत्वपूर्ण फिल्म बेचना हो गया है। हमारे साथ मौजूद हैं अविनाश ढाकने जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन में। आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय आपका जो पवेलियन है, इसकी थीम है बॉलीवुड और महाराष्ट्र का कनेक्शन जो है, तो बॉलीवुड का महाराष्ट्र से कनेक्शन ये बहुत पुराना है, हम सब जानते हैं। आप इसकी कुछ विशेषता बताएं। ऐसे कि
फिल्म की शुरुआत ही महाराष्ट्र में हुई है। दादा साहब फाल्के जी ने जब शुरुआत की मोशन पिक्चर्स की, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो मुंबई में है बेसिकली। और सालों से 1977 में एक्चुअली मुंबई में चित्रनगरी की स्थापना हुई, और वहाँ पे फिल्म शूटिंग के लिए जो भी सुविधाएं ज़रूरी है वो सब दी जाती है। और महाराष्ट्र में और भी ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स है जहाँ पे शूटिंग किया जाता है। तो मेरे हिसाब से बॉलीवुड तो है ही, बट महाराष्ट्र एज सच एज ए डेस्टिनेशन ऑल्सो, कि बाहर के लोगों को आके शूटिंग करने के लिए बहुत अच्छा मौका है। और महाराष्ट्र में फिल्म के लिए, शूटिंग के लिए जो सुविधाएं देना जरूरी होता है, परमिशंस की आवश्यकता होती है, वो सब सिंगल विंडो के तहत अभी दी जा रही है। हम बात करते हैं फिल्म निर्माण की, तो फिल्म निर्माण में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो महाराष्ट्र में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, या फिर हमें बाहर जाना पड़ता है उनके लिए? ऐसे कि जो पर्टिकुलरली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, उसके जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस है, प्रोडक्शन हाउसेस है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर इन मुंबई, दे आर बेस्ट आउट ऑफ मुंबई। और फिल्म सिटी जो है दादा साहब फाल्के चित्रनगरी जिसको बोला जाता है, गोरेगांव ईस्ट में जो स्थापित है, 521 एकड़ में फैला हुआ है। बहुत ही सेरीन वहाँ पे जो वातावरण है, तो वहाँ पे स्टूडियोज़ भी 15 करीबन स्टूडियो है, उसमें एसी नॉन एसी भी स्टूडियो है, अराउंड 70 लोकेशंस है। तो फिल्म के लिए जो जरूरी है वो सब वहाँ पे है शूटिंग के लिए। आज का जो युवा है वो बहुत सारी नई नई फिल्में बना रहा है और बहुत अच्छी फिल्में बना रहा है। नए युवा जो महाराष्ट्र में आकर फिल्म बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश? ऐसे कि एक ज़माना था कि ऐसे लगता था लोगों को कि जो फिल्म पर्सनैलिटीज़ है उनके बच्चे बच्चियाँ वही फिल्म बनाएंगे और उन्हीं को मौका मिलेगा। मगर आज इतनी ईजी हो गई है फिल्म बनाना कि कोई भी फिल्म बना सकता है। प्रॉब्लम है फिल्म बेचना और उसको जो थिएटर्स में लगाना। अभी OTT भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, तो मेरे हिसाब से अभी सही तरीके से ये डेमोक्रेटाइज हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से बात करने। थैंक यू। और गोवा में 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हिस्सा लेने आए फिल्म अभिनेता अंशुमन झा ने DD न्यूज से खास बातचीत में कहा कि फिल्म जगत में काफी बदलाव आ रहा है। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में अब नए और छोटे फिल्म निर्माताओं को भी अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है। और अब हमारे साथ मौजूद है अंशुमन झा, जिनकी दमदार अदाकारी के शायद आप भी कायल होंगे। बहुत बहुत स्वागत है अंशुमन जी आपका DD न्यूज में। आप इफ्फी के इस स्थान पर हैं जहां पर बड़ी बड़ी फिल्मों का जमावड़ा है, लोगों को देखने को एक से बढ़कर एक खास फिल्में मिल रही हैं, क्या कहेंगे? बहुत ही खूबसूरत माहौल है, ये कहूँगा। दुनिया भर से, सिर्फ देश भर से नहीं, दुनिया भर से कमाल के लोग आए हुए हैं। कल ओपनिंग फिल्म थी अल्मा एंड ऑस्कर, ऑस्ट्रियन फिल्म थी, बहुत ही खूबसूरत और बिग स्क्रीन पे देखने को मिला। तो बहुत कम ऐसा होता है जब इतनी उम्दा फिल्में आपको अपने देश में ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे मिलती हैं। तो इफ़ी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आई थिंक सारे यंग फिल्म मेकर्स के लिए, क्योंकि एक्सपोजर जैसा मिलता है। जो फिल्म मार्केट हो रहा है अभी, उस दौरान जिन लोगों से आप मिलते हैं, फिल्म बाज़ार जो जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, यहाँ पे लिटरली इट्स लाइक द बेस्ट बाज़ार फॉर फिल्म मेकर्स। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि काफ़ी हैंड एक्सचेंजेस हो जाते हैं बिटवीन राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, और उसके वजह से काफ़ी बड़ी फिल्में बनती हैं। मैं इनफैक्ट 2014 में मेरी फिल्म ये है बकरापुर, जो अब नेटफ्लिक्स पे है, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर, उनकी फिल्म इफ़ी में प्ले हुई थी, सिलेक्ट हुई थी यहाँ पे इंडियन पैनोरामा में। उससे पहले चौरंगा करके मेरी फिल्म है, वो आ चुकी है। सो लॉट्स ऑफ गुड मेमोरीज ऑफ इफ़ी। एंड यहाँ मैं 3 साल बाद आया, 2 साल तो हुआ नहीं था बिकॉज ऑफ कोविड, तो 3 साल बाद आया हूँ एंड आई एम जस्ट हियर फॉर 2 days। लेकिन मुझे बहुत बहुत ज़्यादा आनंद आता है जब मैं यहाँ आता हूँ। बिल्कुल, इफ़ी का ये प्लेटफॉर्म है ही ऐसी जगह जहाँ पर फिल्मों के शौकीन हो या फिर फिल्म बनाने वाले हो, सभी के लिए आनंद का एक तरह से उत्सव है। जी जी, और सरकार की तरफ से भी ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत मैं कहूँगा ये जो इनिशिएटिव है बहुत सपोर्ट करता है फिल्म मेकर्स को, यंग एंड ओल्ड, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने अभी मध्य प्रदेश में रघुवीर यादव और मैंने एक फ़िल्म की है हरि ओम करके, जो अगले वर्ष कंप्लीट होगी और फिर आएगी। वो मध्य प्रदेश टूरिज़्म ने जिसको सपोर्ट किया है, और इफ़ी में उनका एक बहुत बड़ा स्टॉल है। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितनी मदद मिलती है इस पहल से जो स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करती हैं।
और यहाँ पे फिल्म मेकर्स उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग स्टॉल्स लगा के आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी जगह कैसे कैसे आपको सपोर्ट मिलता है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेस, और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ इतने लोग आए हुए हैं, यहाँ एनर्जी बहुत बजिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद डीडी से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये आप शैला निगार बात कर रही थी, जो तमाम वहाँ पे लोग आए हुए हैं, चाहे वो डायरेक्टर हों, फिल्म राइटर्स हों। हमारे साथ शैला निगार इस वक्त खुद वहाँ से मौजूद हैं पणजी से। शैला, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो यही कि आपके हम रिपोर्ट्स दिखा रहे थे, आम तमाम लोगों से वहाँ बातचीत कर रही हैं। आज इफ़ी में, गोवा में क्या कुछ खास रहने वाला है? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दर्शक वहाँ पे आज देख पाएंगे? बिल्कुल असीम, आंचल, गुड मॉर्निंग आप दोनों को, और अपने सभी दर्शकों को भी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज तीसरा दिन है, इफ़ी की शुरुआत हुए परसों ओपनिंग सेरेमनी थी, और कल का दिन पूरे अपने शबाब पर था। देखने वाला था यहाँ पर जिस तरह से कार्यक्रम हो रहे थे, यहाँ पर लोगों ने नृत्य भी किया, यहाँ पर तमाम सारी फिल्में भी दिखाई गई, और उसके अलावा एक से बढ़कर एक मेहमान यहाँ पर मौजूद है पूरी दुनिया से। और अभी ये सुबह का समय है, इस समय बहुत सारे लोग सो भी रहे होते हैं, लेकिन इस समय भी आप देख सकते हैं कि आईनॉक्स में यहाँ पर लाइन लगना शुरू हो गई है फिल्म देखने के लिए। तो इफ़ी का, यहाँ की फिल्मों का जो क्रेज़ है वो लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। कल बहुत खास फिल्में दिखाई गई। अगर हम आज की बात करें तो आज भी कई महत्वपूर्ण फिल्मों की स्क्रीनिंग हो रही है। लिटिल विंग्स और सिया, कई फिल्मों की स्क्रीनिंग होनी है। उसके अलावा जो हम महत्वपूर्ण बात कर सकते हैं, आज कश्मीर फाइल्स की भी स्क्रीनिंग होगी, खुदीराम बोस की स्क्रीनिंग होगी, कई महत्वपूर्ण फिल्मों की स्क्रीनिंग आज हो रही है। उसके अलावा कई मास्टर क्लासेस होनी है, राउंड टेबल टॉक्स होने हैं। तो कई महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं जो आज होंगे, हम उन्हें कवर करेंगे। कई प्रदर्शनियां यहाँ पर लगी हैं। एक प्रदर्शनी जो बहुत खास है वो है जिसमें यह दर्शाया गया है कि आज़ादी के दौरान फिल्मों का क्या महत्व था, किस तरह से आज़ादी के जो मतवाले हैं उनको फिल्मों में दर्शाया गया है, और किस तरह से जो आज़ादी का पूरा संघर्ष था उसमें फिल्मों का रोल रहा है। तो आज़ादी से फिल्मों को आज़ादी से जोड़ते हुए एक प्रदर्शनी प्रदर्शित की गई है जो आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके अलावा यहाँ पर फिल्म बाजार है, जहाँ पर आपको बहुत कुछ खास देखने को मिलेगा। अलग अलग राज्यों के यहाँ पर पवेलियन लगे हुए हैं, जहां पर उन राज्यों का फिल्मों में क्या महत्वपूर्ण रोल रहा है वो दर्शाया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 75 क्रिएटिव माइंड्स हैं जो अपना जो एक चैलेंज को पास करने में लगे हुए हैं। उन 75 क्रिएटिव माइंड से हमने बात भी की थी, और उन्होंने ये जाहिर किया कि मतलब ये उनके लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, और जाहिर सी बात है ये एक बहुत महत्वपूर्ण पल है उनके लिए, जब उन्हें ये मौका मिला है कि वो इस प्लेटफॉर्म पर आए और अपने आप को सिनेमा जगत में जो देश का भविष्य क्या है, किस तरफ सिनेमा को जाता हुआ देखते हैं, उसकी एक बारीकी वो ये 75 क्रिएटिव माइंड्स प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत कुछ खास है आज जो होने वाला है, आज हम बहुत कुछ कवर करेंगे। कई बड़े फिल्म स्टार्स यहाँ हैं। आज हम ये मान सकते हैं वहां से कि उनमें प्रसून जोशी भी मास्टर क्लास लेंगे। तो बहुत कुछ है आज खास जो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा। बहुत कुछ यहाँ हुआ जिसका जश्न, जिस उत्सव का आनंद यहाँ पर लोगों ने उठाया। और खास बात अगर हम खानों की करें तो यहाँ पर खानों के भी बहुत अच्छे अच्छे स्टाइल लगे हैं, ऐसे ऐसे व्यंजन यानी कि बहुत बड़ा बुफे है फिल्मों का, जिसमें आपको जिस तरह की भी फिल्म आप देखना चाहते हैं, चाहे वो फीचर फिल्म या नॉन फीचर, आप अपनी क्रिएटिव भूख वहां से मिटा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैला, आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। और काफ़ी अहम जो हमने असीम वहाँ देखा, जो मैं पूछना भी चाह रही थी शैला से, आप आज का एजेंडा में अगर आपके साथ रहें तो ज़रूर पूछेगा कि जो VFX का माध्यम है, जो हमने अभी विजुअल्स में भी दिखाया, जब MIB खड़े हुए थे तो किस तरह से मोबाइल से एक पूरा पैनोरामिक शॉट लिया गया, और कैसे VFX को अब एक बहुत इंटेग्रल पार्ट बनाया जा रहा है फिल्मों का। और ये हमने देखा टॉलीवुड से, आप RRR देख लीजिए, आप बाहुबली देख लीजिए, और इन्होंने कल्ट स्टार्ट किया है। जब हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, खासतौर पे एक नया कल्ट जिसमें टेक्नीशियंस और तकनीक के लिहाज से उन्नत फिल्में बनाना है। बिल्कुल, तो कहने का मतलब कि जो आंचल कह रही है कि फिल्मों में अब आधुनिक जो नई नई तकनीक है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे कई बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है, जो उसका प्रोडक्शन है, वो काफ़ी एनहांस होता जा रहा है। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। असम के सबसे मशहूर सिपहसालार और मुगलों के खिलाफ सराय घाट का युद्ध यूं तो 400 साल पुराना है, लेकिन उसकी ललकार असम की वादियों में आज भी गूंजती है। लचित बोरफुकन की उसी वीर गाथा को जल्दी ही सुनहरे पर्दे पर उतारा जाएगा। हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टो ने फिल्म के निर्माता नीरज सिंह से खास बातचीत की है। लचित बोरफुकन की कहानी पूरी दुनिया को सुनाने के लिए एक फिल्म बनाई जा रही है और जो फिल्म बना रहे हैं उनका नाम है नीरज सिंह। नीरज, ये बताइए कि ये सब्जेक्ट आपको कितना एक्साइट करता है कि आप उस पर फिल्म बनाने की आपने सोच ली? हमारे देश में बहुत से ऐसे हीरोज़ हैं जिनके बारे में देश को पता ही नहीं है, और या फिर वो रीजनली ही पॉपुलर हैं। जैसे उनमें से एक हैं लचित बोरफुकन। उनकी जो अचीवमेंट है, उन्होंने जो बैटल ऑफ सराय घाट है, वो एक इम्पॉसिबल सा बैटल था जो उन्होंने जीती थी औरंगजेब की आर्मी के अगेंस्ट। वो जिस समय शिवाजी होते थे उनके कंटेम्प्रेरी थे वो, तो महाराष्ट्र में शिवाजी थे और नॉर्थ ईस्ट में लचित बोरफुकन थे, जिसके वजह से मुगल कभी भी नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा नहीं कर पाए। अच्छा नीरज, ये बताइए 1671 में बैटल ऑफ सराय घाट लड़ा गया। उस 1671 की लड़ाई को आपको सुनहरे पर्दे पर उतारना है, कितना चैलेंजिंग टास्क होगा ये? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज वॉरफेयर है, बहुत स्केल है। तो अभी तो हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि पहले तो चीज़ों को फैक्चुअली करेक्ट किया जाए और ये किया जाए, और कहानी में जो हार्ट एंड सोल ऑलरेडी है, तो टू गेट द बाकी के जो रिसर्च हैं और जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को पक्का किया जाए। दर्शक कब तक इंतज़ार करें सुनहरे पर्दे पर उसको देखने? कोई टारगेट आपने सेट किया है? नहीं, ऐसा कुछ टारगेट सेट नहीं किया है। ये एक मैटर ऑफ प्राइड है टू टेल हिज स्टोरी, बट ये एक मैटर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बिकॉज ही इज़ टू बिग। एंड जो असमीज पीपल हैं, जो लोग हैं, वो बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं उनसे, तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। क्यों ना हो, हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं, और जितना बड़ा चैलेंज है उतना ही बड़ा उस सिपहसालार का नाम है जिसने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए अपनी टुकड़ी भर फौज के साथ। कैमरामैन बंसी डोगरा के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए देखते हैं दुनिया भर से कुछ खास खबरें। खबर इंडोनेशिया से, जहां भूकंप से 162 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों अन्य घायल हो गए। भूकंप की तीव्रता 5.6 आंकी गई। कई क्षेत्रों में अस्थायी घर मलबे में तब्दील हो गए। लोग ढही हुई इमारतों के नीचे फंसे हुए हैं। 13,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए। उन्होंने आशंका जताई कि मौतों की संख्या बढ़ने की संभावना है, क्योंकि घटनास्थल पर बहुत से लोग अभी भी फंसे हुए हैं। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडोनेशिया के जावा में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट संदेश में कहा है कि इंडोनेशिया के जावा में भूकंप के कारण हुई जानमाल की क्षति की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। भारत इस मुश्किल घड़ी में इंडोनेशिया के साथ खड़ा है। कोलोराडो स्प्रिंग्स के निवासियों ने सोमवार को LGBTQ नाइट क्लब में गोलीबारी से मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने नाइट क्लब के पास स्मारक पर फूल और संदेशों के साथ मृतकों को याद किया। गौरतलब है कि शनिवार को कोलोराडो के नाइट क्लब में हुई गोलीबारी में 5 लोगों की जान चली गई। इस मामले में पुलिस ने कोलोराडो के एक व्यक्ति को गोलीबारी के आरोप में सोमवार को गिरफ्तार किया। हालांकि पुलिस अभी तक गोलीबारी के कारणों का पता नहीं लगा पाई है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में एप्पल स्टोर में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर हिंगम पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है। साथ ही इस घटना की आपराधिक जांच शुरू कर दी गई है। और अब बात कारोबार जगत से जुड़ी हुई।
तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर फेक रिव्यूज को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने फ्रेमवर्क और गाइडलाइन तैयार किया है। ये फ्रेमवर्क 25 नवंबर से प्रभावी होगी। इससे पहले सरकार ने फ्रेमवर्क बनाने के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने सभी हितधारकों के साथ बैठक कर इस फ्रेमवर्क को बनाया है। ये ग्राहकों के हित में लिया गया फैसला है। फिलहाल ये व्यवस्था सेल्फ रेगुलेटरी है। अगर कोई वेबसाइट इसका पालन नहीं करेगा तो भविष्य में इसे अनिवार्य भी किया जाएगा। अगर उपभोक्ता को लगता है कि रिव्यूज फेक हैं तो वो उपभोक्ता कमीशन में जा सकते हैं। सबसे ज्यादा फेक रिव्यूज होटल और ट्रैवल के साथ साथ रेस्टोरेंट्स और खाने वाले वेबसाइट्स पर होते हैं। देखिए, इसके एप्लीकेबल होने के बाद जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो इसके कंफॉर्मिटी के लिए स्वतंत्र होंगी कि वो BIS में जाकर यह सर्टिफिकेशन ले लें कि उनकी जो व्यवस्थाएं हैं फेक रिव्यू को नियंत्रित करने की, फेक रिव्यू को एड्रेस करने की, वो इस स्टैंडर्ड्स में जो परिभाषित व्यवस्थाएं हैं उनके अनुकूल हैं, ताकि ग्राहक जब इन वेबसाइट से कोई सामान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खरीदते हैं उनको जो रिव्यूज़ दिखाई देती हैं वो सच्ची हैं और वो ट्रस्टवर्दी हैं, विश्वसनीय हैं। ये एक बहुत अच्छी पहल होगी आंचल, क्योंकि हम लोग उसी रिव्यूज़ को देख के जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या कहीं जाते हैं, अगर वही रिव्यू अगर फेक है तो आप सही चीज़ों में, सही डायरेक्शन में नहीं जाते। बिल्कुल, और कई बार रिव्यूज़ को देखकर ही हम सामान खरीदते हैं फिर पछताते हैं। तो उसके लिए अब जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है उससे काफ़ी फायदा मिलता होगा ग्राहकों को। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जुड़ रही DD न्यूज़ के साथ। और अब खबरें खेल जगत से। बात फीफा वर्ल्ड कप की, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दूसरे दिन के पहले मुकाबले में इंग्लैंड ने ईरान को 6-2 से हरा दिया। इंग्लैंड को पहली सफलता मुकाबले के 35वें मिनट में मिली जब जूडे बेलिंघम ने गेंद को ईरान के गोल पोस्ट में दागकर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद 8 मिनट बाद ही बुकायो साका ने दूसरा गोल दागकर इंग्लैंड की बढ़त को दोगुनी कर दी। मुकाबले का तीसरा गोल भी इंग्लैंड के नाम रहा। इंग्लैंड की तरफ से रहीम स्टर्लिंग ने पहले हाफ के अतिरिक्त समय में तीसरा गोल करके बढ़त को 3-0 कर दिया। वहीं पूरे मैच के दौरान ईरान को 2 सफलताएं हाथ लगीं। ये दोनों गोल मेहदी तारेम ने किए। वहीं फीफा विश्व कप में कल नीदरलैंड्स ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। डच टीम में नए ग्रुप ए में सेनेगल को 2-0 से हराने में सफलता पाई गई। मैच की शुरुआत से दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, जिसके कारण पहले हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई। दूसरे हाफ के अधिकांश समय भी दोनों टीमों की तरफ से गोल के असफल प्रयास ही नजर आए। हालांकि मैच के अंतिम 10 मिनटों में नीदरलैंड्स ने अपने आक्रमण तेज कर दिए। 84वें मिनट में कोडी जैकपो ने जांग के पास पर गोल कर टीम को 1-0 से आगे कर दिया। मैच के अतिरिक्त समय में डेवी क्लासेन ने एक और गोल कर नीदरलैंड्स की 2-0 से जीत तय कर दी। इस जीत के साथ डच टीम ग्रुप ए में 3 अंक के साथ शीर्ष पर। और 64 साल बाद फीफा विश्व कप में खेल रही वेल्स ने कप्तान गैरेथ बेल के गोल की मदद से अमेरिका के खिलाफ अपने पहले मुकाबले को 1-1 से ड्रॉ करा लिया। मैच के अधिकांश समय गेंद को अपने पास रखने वाली अमेरिका ने पहले हाफ में बढ़त ले ली। उनके लिए टिमोथी वियाह ने 36वें मिनट पर पहला गोल किया। पहले हाफ में अमेरिका ने अपनी 1-0 की बढ़त बनाए रखी। मैच के 82वें मिनट में वेल्स को पेनल्टी के रूप में बराबरी करने का एक बेहतरीन मौका मिला। टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी और कप्तान गैरेथ बेल ने इस पेनल्टी को गोल में बदलकर मैच को 1-1 से बराबर कर दिया। तो कतर में चल रहे फीफा विश्व कप में आज के पहले मैच में खिताब की प्रबल दावेदार अर्जेंटीना का सामना ग्रुप सी में सऊदी अरब से होगा। लगातार 36 मैचों से अजय चल रही अर्जेंटीना का इरादा इस मैच को बड़े अंतर से जीतकर प्रतियोगिता का धमाकेदार आगाज करना होगा। इस मुकाबले में सबकी नजर दुनिया के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में एक लियोनेल मेसी पर होगी। और आज के दूसरे मुकाबले में ग्रुप डी में डेनमार्क का सामना ट्यूनीशिया के साथ होगा। इस ग्रुप में इन दोनों टीमों के अलावा फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की टीमें भी मौजूद हैं।
ऐसे में डेनमार्क की पूरी कोशिश इस मुकाबले को बड़े अंतर से जीतकर अगले दौर में पहुंचने की उम्मीदों को मजबूत करने की होगी। विश्व कप में डेनमार्क का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1998 विश्व कप में देखने को मिला था। ये पहला मौका है जब दोनों टीमें विश्व कप में एक दूसरे से भिड़ेंगी। गत विजेता फ्रांस भी आज से अपना अभियान जो है वो शुरू करेगा। ग्रुप डी में फ्रांस का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। विश्व कप से पहले फ्रांस अपने प्रमुख खिलाड़ियों की चोट से परेशान नजर आ रही है। चोटिल करीम बेंजेमा की गैर मौजूदगी के बावजूद गत चैंपियन फ्रांस की अग्रिम पंक्ति काफी मजबूत। टीम के पास किलियन एम्बापे, एंटोनी ग्रिजमैन और ओलिवर जिरू जैसे स्ट्राइकर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इन तीनों ने मिलकर फ्रांस के लिए 119 अंतर्राष्ट्रीय गोल दागे। हालांकि पॉल पोग्बा और कांटे केना के होने से टीम का मिडफील्ड थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। और ग्रुप सी में स्थित मैक्सिको और पोलैंड भी आज अपने विश्व कप अभियान का आगाज करेंगे। इन दोनों के लिए ये मैच इसलिए भी अहम है क्योंकि जो भी ये मैच जीतेगा उसके ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ने की उम्मीदें अधिक हो जाएंगी। पोलैंड के स्टार स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की का यह आखिरी विश्व कप हो सकता है। ऐसे में उनकी पूरी कोशिश इस मैच को जीतकर नॉकआउट दौर में पहुंचने की अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की होगी। पोलैंड ने विश्व कप क्वालिफायर में स्वीडन को 2-0 से हराकर अपनी जगह पक्की की थी। मैक्सिको अब तक विश्व कप का शुरुआती मैच कभी नहीं हारा है। यह आंकड़ा पोलैंड के लिए जरूर चिंता का विषय बनेगा। मैक्सिको 1994 के बाद से कभी अंतिम 16 से आगे नहीं बढ़ सका है। 17 बार विश्व कप में भाग ले चुका मैक्सिको पिछले 8 विश्व कप से हर बार क्वालिफाई किया है। बात क्रिकेट को लेकर हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम आज जब नेपियर के मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले के लिए उतरेगी तो उसकी नजर सीरीज जीतने पर होगी। 3 मैचों की सीरीज में भारत दूसरा टी20 मैच जीतकर 1-0 से आगे है। पहला टी20 मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे हेरिटेज वॉक की। और हेरिटेज वॉक जैसा कि हम कहते हैं आपको कि सभ्यता और संस्कृति के जिसमें अलग अलग रंग हैं उनको हम आपको इसमें दिखाते हैं। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ये भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जिसे दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल के तौर पर भी जाना जाता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जिसे दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल के रूप में जाना जाता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ये राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान सुंदरवन डेल्टा का अहम भाग है जिसे मैंग्रोव वन और बंगाल टाइगर्स की सबसे बड़ी आबादी के नाम पर भी जाना जाता है। साल 1987 में सुंदरवन नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। तो वहीं साल 1966 के बाद से ही सुंदरवन एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में जाना गया है। ये राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश के सुंदरवन रिजर्व वन क्षेत्र के काफी नजदीक है और बंगाल टाइगर्स के लिए सबसे बड़े भंडार में से एक है। ये राष्ट्रीय उद्यान विभिन्न प्रकार के पक्षियों, सरीसृपों और अकशेरुकी प्रजातियों का घर भी माना जाता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटक यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर से लेकर मन को मोह लेने वाला स्वर निकालने वाली नदियाँ और खूबसूरत प्राकृतिक परिवेश का आनंद उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और अब बात विज्ञान जगत की।
और साइंस हब के आज के अंक में हम ऐसे स्मार्ट ग्लासेस के बारे में हम जानेंगे जो बातचीत को सब स्टाइल में बदल देता है, पुरानी बातों का रिकॉर्ड भी रखता है और उपयोगकर्ता के एक निर्देश पर पुरानी बातचीत को रिवाइंड भी कर सकता है। जरा सोचिए, हम किसी से बात कर रहे हों और उनकी बातें हमें सुनाई देने के साथ साथ दिखाई भी देने लगें, जो सबटाइटल्स के रूप में एक तरीके के स्मार्ट ग्लासेस में देखी और पढ़ी जा सके। ये एक कमाल का प्रयोग है, खासकर उन लोगों के लिए जो सुन नहीं सकते या बढ़ती उम्र की वजह से जिन्हें सुनने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस काम को मुमकिन कर दिखाया है एक्सरे कंपनी ने, जो कम सुनने वाले लोगों को सामने वालों की बातों का लाइव यानी रियल टाइम में सबटाइटल के रूप में दिखा सकते हैं। इस स्मार्ट ग्लास को बनाने की प्रेरणा मेरे साथी डैन स्कार्फ के दादाजी को देखकर आई, जो 97 साल के हैं, सुन नहीं सकते लेकिन सबटाइटल के साथ टेलीविजन देख रहे थे और उसका आनंद भी ले रहे थे। तो अगर वह सबटाइटल का आनंद ले रहे हैं तो फिर हम उनके जीवन में सबटाइटल क्यों नहीं दे सकते? ये स्मार्ट ग्लासेस आपके फोन में इंस्टॉल एक ऐप से कनेक्टेड रहते हैं, जो कि न सिर्फ आपके सामने हो रही बातों का सबटाइटल दिखाते हैं, बल्कि आपकी भूली हुई बातों को रिकॉर्ड भी रखते हैं। ये एक निर्देश पर पुरानी बातचीत को फिर से पढ़ने के लिए रिवाइंड भी कर सकते हैं। ये स्मार्ट ग्लास उनके लिए भी खास मददगार हो सकते हैं जो न्यूरो डाइवर्स हैं या भूलने जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। मेरे जीवन में सबसे कठिन चीजों में से एक स्कूल और कॉलेज जाना था। मुझे याद है कि जब मैं अपने शिक्षक को देखता था तो मैं नोट्स रखने की कोशिश करता था, लेकिन इस ग्लास की सबसे अच्छी बात यह है कि अब मैं किसी भी बातचीत या क्लास को अपने नोट्स की तरह फिर से पढ़ सकता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये प्रयोग आने वाले समय में काफी लाभकारी साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए देखते हैं खबरें सिनेमा जगत से। सिनेमा इस हफ्ते में आज हम बात करेंगे रणदीप हुड्डा की वेब सीरीज कैट को लेकर। इसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया। वेब सीरीज कैट में पंजाब में बढ़ते नशे और अपराध की कहानी को दर्शाया गया है। यार, बड़ी मुश्किलों से पंजाब को आतंकवाद की इस काली आंधी से निकाल के लाए थे, पर अब इसे नशे के सफेद बादलों ने घेर लिया। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा की वेब सीरीज कैट का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है। ये एक एक्शन पैक्ड सीरीज है। ट्रेलर में पुलिस के मुखबिर यानी कैट की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं रणदीप हुड्डा। ट्रेलर में उनकी नेचुरल एक्टिंग दिल छू लेने वाली है। मैं करता हूँ कुछ। गुरनाम, जो आग आज तेरे घर लगी है, वही आग आहिस्ता आहिस्ता सारे पंजाब को जला रही है। कैट के ट्रेलर में पंजाब में बढ़ते नशे और अपराध की कहानी को दिखाया गया है। सीरीज में रणदीप हुड्डा गुरनाम सिंह का किरदार निभा रहे हैं, जो अपने भाई को नशे की दुनिया से बचाने के लिए पुलिस का मुखबिर बन जाता है। अगर जनता के मन में हमारे खिलाफ सवाल पैदा हुए हैं तो जवाब तो हमें देने पड़ेंगे ना। डैडी, नया बंदा नहीं रखना चाहिए अभी। कुछ नहीं होगा, और अगर हो गया तो आना इसका छोटा भाई सनी। एफिड्रिन उसमें मिक्स होकर कनाडा भेजा जाएगा। इस दौरान गुरनाम जान पर खेलकर ड्रग कार्टेल का पर्दाफाश करता है। कैट में कलाकारों का दमदार अभिनय तो देखने को मिलेगा ही, पर साथ ही ट्रेलर की एडिटिंग भी कमाल की गई है। इस सीरीज की सिनेमेटोग्राफी को भी काफी पसंद किया जा रहा है। ये वेब सीरीज 9 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात सेहत की। 18 से लेकर 24 नवंबर तक वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक यानी विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी दवा का असर नहीं होना एक ऐसी स्थिति होती है जो अनावश्यक दवाओं के सेवन और कई अन्य कारणों से होती है। आइए समझते हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से आप कैसे बच सकते हैं। दवाएं बीमारियों के इलाज में काफी उपयोगी होती हैं, लेकिन यदि इनका अधिक व अनावश्यक प्रयोग किया जाए तो एंटी माइक्रोबियल या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कारण हो सकता है।
एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी सूक्ष्म जीव रोधी प्रतिरोध। ये एक ऐसी अवस्था है जो तब उत्पन्न होती है जब सूक्ष्म जीवी जैसे जीवाणु, वायरस, फंगस या अन्य परजीवी आनुवंशिक परिवर्तनों के कारण उन दवाओं से प्रतिरोधी हो जाते हैं जिनसे वो पहले प्रभावित होते थे। ये एक क्रमिक विकासवादी परिवर्तन है, लेकिन कुछ प्रक्रियाओं के कारण ये जल्दी हो जाता है। ये सप्ताह एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है विश्व भर में। और क्यों मनाया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक निष्प्रभाव हो सकती हैं, तो खतरा जेन्युइन है। दवा का असर न होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बिना डॉक्टरी सलाह के दवा लेना, स्व इलाज करना, एंटीबायोटिक दवाओं का अधिक प्रयोग करना, दवा पूरी खुराक में न लेना या इलाज बीच में ही छोड़ देना। संक्रमण से लड़ने के लिए दवा बेहद प्रभावशाली होती है। अगर इन्हें उचित तरीके से लिया जाए तो ये जीवन बचा सकती है, लेकिन अनावश्यक प्रयोग से दवाओं के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दवाओं का अधिक प्रयोग करना हानिकारक हो सकता है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से जब कोई भी संक्रमण या बीमारी होती है तो उसका इलाज मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रोगाणु दवाओं से प्रभावित नहीं होते और दवाओं का असर कम होने लगता है। एंटीबायोटिक्स बहुत ज़रूरी दवाइयाँ हैं, ऐसा नहीं है उनकी आवश्यकता नहीं है, उनकी अत्यधिक आवश्यकता है। लेकिन हमें इन एंटीबायोटिक्स को उन रोगियों के लिए रहने देना चाहिए जिन्हें उन्हें वाकई इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, वाकई प्रयोग करने की आवश्यकता है। अगर हम एंटीबायोटिक्स का सेवन बिना वजह से करेंगे तो सारे के सारे जीवाणु उन पे वो इनइफेक्टिव हो जाएंगे, उनके पे इफेक्ट नहीं आएगा, और फिर जब जिन लोगों को वाकई उनकी आवश्यकता है उनमें भी वो इनइफेक्टिव हो जाएंगे। इसलिए बिना मतलब के एंटीबायोटिक मत लीजिए। अधिकतर इन्फेक्शन सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं, उनको एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं होती। एंटीबायोटिक व अन्य दवाओं के अनावश्यक और अधिक प्रयोग से बचें। एंटीमाइक्रोबियल सावधानी से उपयोग करें, स्व इलाज न करें और अगली बार दवाओं का प्रयोग करने से पहले विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब बात मौसम की। मौसम की अगर बात करें तो खास तौर पर तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, मनाली, तो यहाँ पर बर्फबारी होने की पूरी उम्मीद है, जिसकी वजह से हम तापमान में गिरावट देख रहे हैं। बात की जाए मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, तो यहाँ पर भी तेज हवाओं के साथ बादल गरजने की उम्मीद है। आइए अब रुक कर लेते हैं तमाम राज्यों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान को लेकर। तो इस उम्मीद के साथ कि जो हमारा आने वाला कल है वो आज से भी बेहतर हो, बढ़िया हो, नया सवेरा के आज के अंक में बस इतना ही। और जाने से पहले जैसे कि हमारी रवायत है, मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान की आज जयंती है। भारत में मदर्स ऑफ डांस के नाम से मशहूर दिवंगत कोरियोग्राफर सरोज खान को उनकी शानदार
कोरियोग्राफी के लिए याद किया जाता है। उन्होंने सैरत को सिर्फ डांस स्टेप्स ही नहीं नसीम बल्कि उन्हें आइकॉनिक डांस मूव्स भी सिखाए जो सितारों की पहचान बन गए। तो नया सवेरा में छोड़ जाते हैं आपको उनके कोरियोग्राफ किए गए कुछ गीतों की झलकियों के साथ। लुत्फ उठाइए, अगर कमर हिलाना चाहते तो वो भी कर लीजिए। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। नया